बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एनसीओसी की रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से। आज एलामिया जारी किया गया है नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर की जानिब से, और इस एलामिया के तहत पूरे मुल्क में जो एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, कल्चर एक्टिविटीज़, इवेंट्स, इन तमाम चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जितनी इंडोर डाइनिंग हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। टेक अवे और जो यानी बाहर ले जाने की चीज़ें हैं, डिलीवरी का सिलसिला जारी रहेगा रात 10 बजे तक। इसके अलावा तमाम आम कारोबार को, जिसमें एसेंशियल सर्विसेज शामिल नहीं हैं, उनको रात 8 बजे तक रिस्ट्रिक्ट करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इंडोर शादियों पर, शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। अब सिर्फ आउटडोर शादी की तकरीबात हो सकेंगी, उनमें भी अफराद की हद 300 तक महदूद कर दी गई है और 10 बजे तक ये शादी की तकरीबात चल सकेंगी। आखिर क्या वजह है मुल्क में इस वक्त जो मस्बत शरह है वो कितनी चल रही है और वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव हो रही है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बुलंद इकबाल आपका जी। डॉक्टर साहब, आज एनसीओसी का एलामिया जारी किया गया है जिसमें मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि पहले तो बातें की जा रही थी कि शायद कंप्लीट लॉकडाउन पे चले जाएं, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन पे तो नहीं गए, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं और कोविड की जो एसओपीज हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो गैदरिंग्स थी उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जहाँ पर अमली तौर पे नजर आए। ये इस तरह के बहुत सारे ऐलानात और चीज़ें हमने सुनी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप कहीं पर भी बाजार में चले जाएं, शादी हॉल में चले जाएं, किसी रिलीजियस गैदरिंग में चले जाएं, किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में चले जाएं, आपको कहीं पर भी एसओपीज को फॉलो करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। आप बिलीव करें, मैं अभी एक शहर की बहुत ही ऊंचे लोगों की एक शादी से होके आ रहा हूँ। वहाँ बड़े बड़े लोग शहर के थे, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। मैं मास्क पहना हुआ था, एक अजूबा लग रहा था, एक और लोग पहने हुए थे, लेकिन लोग हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बस मतलब ऐसा लगा था मुझे यहाँ पे कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये सब बातें हो रही हैं। तो प्रॉब्लम एक ये है, जो डे वन से हम कह रहे हैं कि खुदारा एसओपीज पे अमल कराएं, सख्ती से अमल कराएं। वो ममालिक जिनमें सरे फहरिस्त न्यूजीलैंड और फिर चाइना ये कोरोना को खत्म कर चुके हैं कमोबेश, लेकिन हमारे ने जो है वो ये किया कि उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जो एसओपीज को फॉलो नहीं करता है उनको हेवी फाइन किए गए, उनको सजाएं दी गई और लोग मजबूर होते हैं कि अमल दरामद करें। हमारे यहाँ किसी किस्म का कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती है। हमें डर है कि अगर यही सूरत हाल रही, सिर्फ बातों तक रहा मामला, तो मैं समझता हूँ कि हमें डर है कि खुदा ना खास्ता साल 2 साल बाद पूरे दुनिया से कोरोना का खात्मा हो जाएगा, लेकिन पोलियो की तरह 2 ममालिक रह जाएंगे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, उसका कोरोना से खात्मा नहीं होगा और पाकिस्तानी अवाम जो है वो सर्टिफिकेट लेके दूसरे ममालिक पे जा रहे होंगे। पोलियो के 2 सर्टिफिकेट, एक पोलियो का और एक कोरोना का। तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। मैं समझता हूँ कि जो अच्छी हुकूमत होती है वो अपने लोगों को वबा से भी बचाती है और साथ साथ मईशत भी अच्छी रखती है, मईशत भी खराब नहीं होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अवाम को चाहिए कि अपनी मदद आपके तहत खुद ही परहेज करें, एसओपीज को फॉलो करें, अपने प्यारे दुलारे की जानों को खतरे में ना डालें, और जो इसके बचाव के लिए वैक्सीन आई हुई है उस वैक्सीन को फौरी तौर पे लगाएं। और हुकूमत को चाहिए कि ये जो 60 साल का एक एज दिया गया है, एक
एक स्टेज बनाया है, जी। मैं समझता हूँ कि इसको जल्द से जल्द पूरे लोगों को दिया जाए ताकि हर आदमी इससे वैक्सीनेट हो सके जो चाहते हैं वैक्सीनेट होना। जितनी जल्दी हमारा मुल्क वैक्सीनेट होगा, कम से कम 70% या 75% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो आपकी मईशत को कोई खतरा नहीं होगा और आपके हॉस्पिटल्स पे कोई लोड नहीं पड़ेगा और इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर्स पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अमल दरामद हो, दोनों अवाम भी और हुकूमत भी अमल दरामद कराए। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई, क्योंकि बहुत से कोरोना सेंटर्स और जो कोविड वार्ड्स बनाए गए थे वो बंद भी कर दिए गए हैं। एक तरफ वो वार्ड्स बंद पड़े हुए हैं, एक्सपो सेंटर में भी मुख्तलिफ नुमाइश और चीज़ों का सिलसिला जारी है, और दूसरी जानिब हम गैदरिंग्स को और स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। सर, वाकई क्या इस वक्त सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की? कितने केसेस ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या इन कोविड वार्ड्स में इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि सर, बेशतर कोविड वार्ड्स जो बंद कर दिए गए हैं, जो स्पेशल कोविड वार्ड्स बनाए गए थे। क्या कहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसे ही है, खासकर सिंध में तो इस वक्त ऐसे ही है, लेकिन पंजाब की और केपीके की हालत कुछ अच्छी नहीं है, खासकर पंजाब की। पंजाब में वहां पे बिस्तर खत्म हो गए हैं, लोग परेशान हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस उनमें दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। लेकिन सिंध के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो सूरत हाल नहीं हुई है, ना ही नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि ये जो यूके वायरस जो वहां परेशान कर रहा है पंजाब में, वो यकीनन इंटरसिटी ट्रांसमिशन उसकी हो चुकी है। वो किसी वक्त भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगा कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और डेथ में भी इजाफा हो सकेगा। फिर आपको मजबूरन दोबारा कोविड वार्ड बनाना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर भी सिंध में भी अगर इजाफा होता है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने एहतियात को अपनाएं ताकि बीमारी से बच सकें, और मैं समझता हूँ कि उसमें वही चीज आएगी बार बार कहने पे कि हुकूमत इस पे पाबंदी कराए SOPs को फॉलो कराने में। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या PMA की जानिब से कंप्लीट लॉकडाउन का भी मुतालबा किया गया है? लाहौर PMA लाहौर ने इसका मुतालबा किया है कि कंप्लीट लॉकडाउन। मैं समझता हूँ कि इस वक्त लाहौर में, जैसा मैंने कहा कि पंजाब में और लाहौर में खासकर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत परेशानी है। लिहाजा हमारे लाहौर के जो दोस्त हैं उन्होंने इस चीज को समझा कि लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन हल नहीं है, हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी, हुकूमत को SOPs को सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। और अच्छी हुकूमत वही होती है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कि वबा से भी बचाएं और मईशत को भी बचाएं खराब होने से। तो इसका तरीका यही है, और आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि उनका रूटीन का जो काम है वो चलता रहे, शादी ब्याह भी चलती रहे, एजुकेशन भी चलना चाहिए। लेकिन अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे तो अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम है और हुकूमत फिर मजबूर होगी, जो कि मैं समझता हूँ कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर वो अमल दरामद नहीं करा सके तो देयर विल बी नो चॉइस एक्सेप्ट द लॉकडाउन। अच्छा सर, यानी गैदरिंग्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ओपन एयर में 300 जो अफराद की गैदरिंग है उसे अलाउ कर दिया गया है शादी ब्याह के लिए, और कारोबार को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 2 दिन की छुट्टी भी दे दी गई है, कारोबार सिर्फ हफ्ते के 5 दिन हो सकेगा। आप समझते हैं कि ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये काफ़ी हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। आप 300 लोगों को गैदरिंग की इजाजत देते हैं। 300 में अगर 4 लोग अगर कोरोना में मुब्तला हैं तो आप समझ लें कि इसको आप डबल ट्रिबल कर लें कि ये फैला देगा बड़ी तेजी से एक आदमी, फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ये इतनी तेजी से फैलाएगा कि लोग जो है वो बीमार होते रहेंगे। तो ये कोई मंतक मुझे नहीं समझ में आता कि ये है। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर 500 लोगों को करते हैं, इजाजत देते हैं, लेकिन nobody is allowed to enter into the premises without mask,
तो बात समझ में आती है, और मास्क अंदर जाके उतार ना दिया जाए ये भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप दुकानदार को देखें, आप बाजार में चले जाएं, कोई मार्केट का एक शख्स भी जो दुकानदार है वो मास्क नहीं पहनता है, और जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर होता है, वो भी बिल्कुल करीब करीब मिले हुए होते हैं लोग। आप चले जाएं, आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपको इसी तरह से हाल नजर आएगी। आप कहीं भी जो मस्जिदों में चले जाएं, कहीं पर भी डिस्टेंसिंग का कोई अमल दखल नहीं है। आप किसी सियासी इज्तिमा में चले जाएं, कहीं पे आप टेलीविजन देख रहे हैं, मैंने ये बात कही है कि देखें, जो हुकूमत के लोग हैं उनको तो चाहिए कम से कम कि ये शो करें टेलीविजन पे, जब आपकी पिक्चर बन रही हो तो कम से कम उस वक्त मास्क तो पहनने चाहिए। डिस्टेंस, अभी आपने देखा सेनेट के इलेक्शन में क्या हालात थे, किस तरह से तमाम लोग बगैर मास्क के थे, आपस में मिल रहे थे, गले भी मिल रहे थे। तो ये मैसेज क्या जा रहा है अवाम के पास? अवाम के पास तो ये मैसेज जा रहा है कि जी कोरोना कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, ये लोग देखे मिल रहे हैं आपस में और सब करीब करीब खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें टेलीविजन पे इसकी बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी, मैसेज देना पड़ेगा कि कोरोना एक हकीकत है, और 190 डॉक्टर इस वक्त हलाक हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान में, और 31 पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो चुके हैं। तो हमें इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है कि हम इसको फॉलो करें, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अब रमजान आने वाला है, हमें डर है कि अगर ये अभी नहीं कंट्रोल किया गया तो खुदा न खास्ता हमारा ये रमजान और ईद फिर दोबारा हमारे लिए मुश्किल का दिन ना हो हमारे लिए। सर, कुछ वैक्सीन के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2 रोज कबल वैक्सीन लगाई गई और उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, या शायद ये भी कहा जा रहा है कि उनको पहले से कोरोना हो गया था, इस वजह से वैक्सीन के बाद भी टेस्ट जो है ना मुस्बत आया है। अब सर, बड़े शुकूक व शुबात और बड़े सवालात उठते हैं। मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज ने तो ये तक कह दिया कि या तो कोरोना वैक्सीन कारगर नहीं है, या फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना जो है वो मुस्बत नहीं है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वैक्सीन वाकई कारगर है कोरोना के असरात रोकने में, या कोरोना की पॉजिटिव में, यानी उसकी जो पॉजिटिविटी है वो रोकने में, खास तौर पे जो साइनोफार्म वैक्सीन जो पाकिस्तान में लगाई जा रही है? जी हाँ, बहुत इफेक्टिव है साइनोफार्म जो है। अब तक 1.5 महीने से लग रहा है पाकिस्तान में, उसकी कोई साइड इफेक्ट ऐसी नहीं उसकी आई है। मैंने खुद ये वैक्सीन लगाया है, जबकि इसके बावजूद के मेरा जो एंटीबॉडीज जो मैंने वैक्सीन लगाने से पहले टेस्ट किया था वो काफी स्ट्रांग था, क्योंकि मुझे कोरोना हो चुका है, आपको पता है। जी जी। तो वो बहुत स्ट्रांग था। इसके बावजूद भी मैंने साइनोफार्म वैक्सीन लगा लिया है। मैं अब दूसरी डोज में 7 तारीख को मुझे लगेगा। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, हमारे वजीर आजम साहब की, तो वो उनको कोरोना पहले था और वैक्सीन उन्होंने कोरोना इन्फेक्ट होने के 2-3 दिन बाद लगाया है, और उसके बाद उनको जब सिम्टम बढ़े तो टेस्ट कराया गया तो पॉजिटिव आया। मैं समझता हूँ कि जो लोग उनके करीब थे, जो डॉक्टर्स उनके करीब थे, उनको ये डिसाइड करना चाहिए था कि जब उनको सिम्टम थे थोड़े बहुत, तो उनको वेट करना चाहिए था, और उसको इंक्यूबेशन पीरियड जब उसका कंप्लीट होता तो फिर उनको लगाना चाहिए था टेस्ट कराने के बाद। जब टेस्ट कराते और कोरोना पॉजिटिव आ जाता तो फिर उसके बाद यहाँ पे आइसोलेशन से निकल के, क्वारंटाइन से निकलने के बाद फिर आप वैक्सीनेट करा लेते हैं अपने आप को। लेकिन एज सच कोई ऐसी बात नहीं है, ये हो जाता है, ये पता नहीं चला। और कोरोना के जो वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं है जो कि लोग कहते हैं कि नहीं वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम है, वैक्सीन लगाने के बाद उनको कोरोना हुआ, तो ऐसा नहीं है। अच्छा सर, पीरियड सर ये भी बता दीजिएगा कि जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जिसे कहा जा रहा है कि 92% तक ये इफेक्टिव है, और पड़ोस मुल्क में भी बड़ी सस्ती लगाई जा रही है, हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। क्या कहेंगे सर इस हवाले से, जो प्राइवेटली मंगाई जा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या निजी कंपनीज या लेबोरेटरीज जो हैं वो ये वैक्सीन मंगा के वैक्सीनेट कर सकती हैं?
देखिए, हमने पहले भी कहा, इस बात को बारहा कहा, और आपके प्रोग्राम में भी मुझे याद है कि मैंने बात की थी कि रेगुलराइज कर रहे हैं। हुकूमत किसी चीज को रेगुलराइज नहीं कर पाई है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत प्राइस को कंट्रोल नहीं किया गया, ना ही सैनिटाइजर को, ना ही मास्क को, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर को, ना ही वायरल इंजेक्शंस को, किसी को भी ऐसा किया नहीं गया, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम रही है। अब हमने कहा था कि ये जो वैक्सीन को आप इसको रेगुलेट करें और एक प्राइस ऐसी जो कि अफोर्डेबल हो, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और बहुत ही एक्सोबरेंट इनकी प्राइस रख दी गई है, जो कि मैं समझता हूं कि ज्यादती है। जबकि जो कैनसाइनो जो वैक्सीन जिसकी प्राइस 4,225 रखी गई है, वो तो पाकिस्तान में उसके ट्रायल हुए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद ये कैनोसाइन जो वैक्सीन है, ये सिंगल डोज जो है सर, सिंगल डोज जो वैक्सीन है, मेरा ख्याल में ये सिंगल डोज है, लेकिन ये है कि ये इसको डबल होना चाहिए, इनको फ्री में लगना चाहिए, ये वाले वैक्सीन को हम ये उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जो एक बात जो मैं करना चाहता हूँ बहुत अहम है, और वो ये है कि कल या परसों से एनसीओसी या नादरा की तरफ से तमाम हेल्थ वर्कर को की रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दी गई है, और एक अच्छी खासी परेशानी है, जिसकी वजह से तमाम जो डॉक्टर्स हजरात हैं या पैरामेडिकल है, वो जो है उनको रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत को मैंने ये बात कही है कि प्लीज ये रजिस्ट्रेशन ऑन करें। डॉक्टर्स हमारे बहुत परेशान हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। जब हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में पीएमए हाउस में वैक्सीन लगाना शुरू किया और लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में, तो आपने डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन और पैरामेडिकल स्टाफ की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। अगर डॉक्टर्स वैक्सीनेट नहीं होंगे तो वो हॉस्पिटल में कैसे ड्यूटी करेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आपके तवज्जुह से असद उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इस मामले को देखें और पहली प्रायोरिटी पे डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन को ओपन करें, ताकि डॉक्टर्स जो है वैक्सीनेट होके पीस ऑफ माइंड के साथ आवाम की खिदमत कर सकें। सर बस एक आखिरी आपसे सवाल करूंगा, मुख्तसरन जवाब चाहूंगा। मुझे बता दीजिएगा सर कि कोई अंदाजा, कोई तखमीना है कि तकरीबन कितने फीसद डॉक्टर्स को वैक्सीनेट किया जा चुका है? यानी कोई अंदाजा है कि मुल्क में कितने हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स हैं और उसमें से कितने फीसद वैक्सीनेट हो चुके हैं? मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन रहा। पहले 60 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं लगना था, मना कर दिया गया। फिर बाद में कहा गया कि जी अब लगेगा साइनोफार्म 60 साल से ज्यादा, तो उसमें लोगों ने थोड़ा सा हेजिटेट किया, हमारे डॉक्टरों ने। लेकिन अब लोग लगाना शुरू हो गए हैं। तो अंदाजे के मुताबिक मैं समझता हूँ कि 1.5 से 2 लाख के करीब लोग डॉक्टर्स जो है पूरे पाकिस्तान में वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, या शायद इससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो सर अभी कितने और डॉक्टर्स को वैक्सीनेट होना है, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ को? बहुत होना है, बिल्कुल होना है। बहुत सारे लोग हैं अभी जो काफी लोग हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्राइवेटली काम करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी उनको वैक्सीनेट होना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना की वैक्सीन के हवाले से, ख़ास तौर पे वैक्सीनेशंस जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो रजिस्ट्रेशन खोली गई थी और उस हवाले से वैक्सीनेशन लगाई गई। साथ ही साथ जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनको भी वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। 2 डोजेस की ये वैक्सीनेशन है और उसके बाद देखना ये होता है कि आया
जो एंटीबॉडी लेवल है क्या वो अप टू द मार्क आ गया है, ताकि इस एंटीबॉडी लेवल जो होता है वही क़ुव्वत मुदाफ़ियत का तयन करता है? यानी अगर कोई शख्स जिसका एंटीबॉडी लेवल जो है वो अप टू द मार्क है तो फिर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो इतनी होती है कि वो कोरोना का मुकाबला कर सकती है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी क्लब के और चेयरमैन हैं डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन जो लोग करवा रहे हैं ख़ास तौर पे 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि तमाम अफराद में वैक्सीनेशन का जो रिएक्शन है या वैक्सीनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो सेम होता है या मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ लोगों की उम्रों के लिहाज से और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिहाज से? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में वो वैक्सीन का जो है वो ज़ाहिर ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत डिफरेंट है और तभी हम डॉक्टर्स समझाते भी हैं अपने स्टूडेंट्स को भी और यंग डॉक्टर्स को भी कि आप बीमारी का इलाज नहीं करते, आप मरीज का इलाज करते हैं। अगर वही बीमारी किसी दूसरे एज ग्रुप में है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 70 ईयर्स से ऊपर है जिसको डायबिटीज है और वही बीमारी अगर 18 साल के लड़के या को है तो इलाज जो है वो मुख्तलिफ होगा। तो उसी तरह से वैक्सीन का रिस्पॉन्स टाइम बड़ा डिपेंड करता है और डायबिटीज में इम्यूनिटी कम होती है और जो WBCs का इफेक्ट्स हैं तो वेरिएशन होता है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन ये जरूर है, लेकिन ये जरूर बताता चलूं कि जो अभी NCOC की गाइडलाइंस आई हैं और जो पाकिस्तान में जो वैक्सीन लग रहा है साइनोफार्म का जो चाइनीज वैक्सीन है ये बहुत ही सेफ है और बहुत ही तकरीबन 75 to 80% इफेक्टिव है जनरल पूरी पॉपुलेशन में। अब तक यही देखा गया है और कोई इसके बारे में लोगों को शुबह या कोई भी ऐसा मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो यूके से जो स्ट्रेन फैल रहा है जो कि बड़ा डेडली स्ट्रेन कहा जा रहा है, क्या साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो इस डेडली स्ट्रेन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है सर? बेसिकली ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन है, बल्कि जितनी भी वैक्सीन हैं ये वायरस के उन जरात के ऊपर बनी हुई है जो सारे जरासीम में वायरस में कोरोना के वो कॉमन है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन देती है, लेकिन प्रोटेक्शन से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसने वैक्सीन लगाई है उसको बीमारी नहीं हो सकती। तो बीमारी जरूर हो सकती है लेकिन उसका जो असर है वो इतना डेंजरस नहीं होगा कि वो जानलेवा हो सके, तो उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करती है। तो प्रिवेंशन के ऊपर काम होना भी चाहिए और ये वैक्सीन जो है वो बीमारी से इंटेंसिटी को कम भी करती है और बहुत सारे लोगों में तो गुजर जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो है वो जो है हर वैक्सीन बल्कि बहुत ही यूजफुल है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि एक शख्स जिसको कोरोना होता है और वो सरवाइव कर जाता है कोरोना को, उसके जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऐसा शख्स और एक दूसरा ऐसा शख्स जिसे वैक्सीन लगाई जाती है, इन दोनों के जिस्म में जो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है उनमें क्या फर्क होता है सर? यानी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त जो कोविड की गाइडलाइंस आई हैं, कोरोना की जो NCOC की गाइडलाइंस हैं कि जो लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव थे और वो रिकवर कर गए और ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो भी वैक्सीन लगाएंगे। तो ये इस वक्त गाइडलाइंस जो है ना वो ये आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये वो लोग जो हैं जिनके अंदर एक्टिव कोविड की डिजीज चल रही है सिर्फ वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बाकी जिन्होंने कभी कोरोना नहीं हुआ और या वो हो के ठीक हो चुका है वो भी वैक्सीन लगाएंगे, उनको मतलब लगाई जा रही है बल्कि। तो इसलिए जो है भी ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि ये फिलहाल लगाया जा सके। ये जो इसके लिए जो आपने टेस्ट के बारे में बात की है, तो अभी पहले तो हमने जो टेस्ट करते थे वो कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट था, IgM, IgG, लेकिन ये वैक्सीन के बाद जो है कि वो एंटीबॉडीज बन गई हैं कि नहीं बन गई हैं, उसका एक टेस्ट आया है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना का। तो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये नेचुरलाइजिंग जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये बेसिकली जो है ना ये बताएगा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैक्सीन के बाद कितनी हो गई है। और ये तकरीबन समझे एवरेजली 3 वीक्स के बाद वैक्सीन का जब सेकंड डोज के 3 वीक के बाद जो है ना ये मतलब एडवाइजेबल है कि कराया जाए कि बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पांस करती है। कुछ लोग समझते हैं भाई पहला वैक्सीन लगाया है तो सही प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी थी। साइनोफार्म के केस में ये ऐसा नहीं है, बल्कि चाहे साइनोफार्म हो, मॉडर्ना हो, फाइजर जो दूसरी टेक्नोलॉजी है mRNA बेस्ड वैक्सीन है, उसमें भी 2 वैक्सीन लगाना जरूरी है
कि कुव्वत मुदाफियत प्रॉपरली बन सके। और जो है सिर्फ अभी जो एक और वायरस, एक चाइनीज वैक्सीन अभी आने वाली है, उसकी एक डोज की वैक्सीन है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में आई नहीं है कि लग सकती हो। तो सर यानी ये जो टेस्ट आप बता रहे हैं, इससे वो लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, या 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, अगर उन्हें दूसरी डोज लगवाने के बाद 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो वो ये टेस्ट करा सकते हैं? जी, ये टेस्ट करा के उनको ये पता चल जाएगा कि कितनी उसकी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जैसे हमने शुरू में गुजारिश करी कि हर बॉडी की इम्यूनिटी अलग होती है, उसका रिस्पांस टाइम अलग होता है, उसकी वायरस की क्या कितनी कुव्वत मुदाफियत बनी है, उसका रिजल्ट जो है वो इससे ही मालूम होगा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वैक्सीन लगाने के साथ साथ मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि आप एहतियात छोड़ दें और सारी चीज़ों को जो SOPs बताई गई हैं, हाथ का सब बार बार साफ रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो कम कर दिए जाए। हमें ये पता होना चाहिए कि अब ये कोविड जो है वो जाएगा तो है नहीं। ये वैक्सीन जब तक कि 70% लोग इन्फेक्टेड या होके ठीक नहीं हो जाते या वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, तो वो जो है ये हर्ड इम्यूनिटी हो नहीं सकती। और आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट जितनी भी अच्छी कोशिश कर ले, वो 3 मिलियन 4 मिलियन डोजेजेस सितंबर अक्टूबर तक लगा पाएगी, जबकि पॉपुलेशन ज़ाहिर है हमारी 22 करोड़ की है। तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और न्यू नॉर्मल की तरफ हमें मूव करना है। सर ये भी बता दीजिएगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, लगाने की इजाज़त दे दी गई है, तो डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का भी प्लान है वैक्सीनेशन स्टार्ट करने का, वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का? जब हमारा हमने अपना अप्लाई किया हुआ है, जैसी ये वैक्सीन आएंगी प्राइवेट सेक्टर के पास तो हम भी लगाएंगे। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कम्युनिटी सर्विस के तौर पे लगाई जाए कि हम जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और एज अ नेशनल कॉज इसको समझते हैं। ठीक है, यानी प्राइसेस सब्सिडाइज की जाएंगी और जो बिल्कुल जी, हमने तो अभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी हुई है कि हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए वैक्सीन लगाने की सारे सेंटर्स में ऑल ओवर पाकिस्तान। और हमने उनसे ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट हमें वैक्सीनेशन देगी तो हम भी वैक्सीनेशन सेंटर लेंगे, सारी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देंगे। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या जवाब देती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब और चेयरमैन डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जिनका ये कहना था कि वैक्सीन जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसे लोग जिनको कोरोना हो भी चुका है, वो भी अगर 65 साल से ज़्यादा उम्र के हों या डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में से हों, तो उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं NCOC के एलामिया के हवाले से, और इस हवाले से जो ताजर तंजीमें हैं उन्होंने रद्दअमल का इजहार किया है और ये कहा है कि कारोबार को 8 बजे बंद करना, इससे कारोबार पर असर पड़ेगा। इसी हवाले से जावेद शम्स जो कि सदर हैं कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध के, उनका भी एक बयान जारी हुआ है, इसे हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जावेद शम्स साहब, सदर कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। जावेद शम्स साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की, इस कदर तेजी से कोरोना फैल रहा है, क्या हुकूमत के जो इक़दामात हैं ये दुरुस्त नहीं है? डॉक्टर साहब, बात यह है कि कराची का ताजिर हो, सिंध का ताजिर या पाकिस्तान लेवल का ताजिर, कभी भी ताजिरों ने हुकूमत वक्त के साथ पंजा आजमाई की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। और कोरोना से लड़ने में जितना हुकूमत ने किरदार अदा किया, उससे ज्यादा शायद ताजिरों ने किया है। लेकिन हमें अफसोस होता है कि जब NCOC के मीटिंग्स के अंदर जब ये तमाम लोग हमें जो है बाईपास करते हुए फैसले करते हैं, तो क्या इन्हें अंदाजा नहीं होता कि कल हालात जब मुल्क में लॉकडाउन होगा तो शहरियों को, आवाम को जो सहूलियात होगी वो तो ताजिरों ने देनी है। राशन कौन तकसीम कर रहा था? मास्क, सैनिटाइजर किसने तकसीम किए थे? मईशत का जनाजा निकल गया। अरबों रुपए का नुकसान पिछले 1.5 साल के अंदर हमें हो चुका है, लेकिन हुकूमत वक्त इस पे सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। जावेद शम्स साहब, बात असल में यह है कि आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, होलसेलर्स के पास चले जाएं, सर कहीं भी SOPs की पाबंदी नहीं नजर आती। लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करना भूल गए हैं, मास्क तो ऐसा नापैद हो गया है, कोई मास्क पहना हो ना पहना हो, दुकानों में रश लगा हुआ हो। सर जब ये चीजें होंगी तो आप नहीं समझते हुकूमत को मजबूरन जो है ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे? डॉक्टर साहब, जब हुकूमत पाकिस्तान दफा 144 के तहत आम आदमी को मास्क लगाने पे पाबंद करती है और उसके ना लगाने पर उसको जुर्माना होता है,
तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मैं आपको दावे से कहता हूं कि पूरे सिंध की सतह पे आप ये मुझे कोई एक शख्स ला दें जिसको फाइन किया हो किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने, किसी डिप्टी कमिश्नर ने, किसी दीगर जो हुकूमती वुज़राओं की टीमें घूम रही होती हैं उन्होंने। सर ये सिर्फ दिखावे की चीजें होती हैं। हमें मजबूरन हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध के सामने लाके ब्यूरोक्रेसी के सामने खड़ा किया जाता है। आप पाबंदी लगाए ना अवाम के ऊपर, लोग घर से बगैर मास्क के कैसे निकल जाते हैं। ठीक, यानी सर आपके कहने का मकसद ये कि इससे कारोबार पर फर्क पड़ेगा। मुख्तसर बता दीजिएगा प्रोग्राम का वक्त। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये पड़ेगा, और इस पे हम इंशाल्लाह जल्द एक लाएमल तय कर रहे हैं और हुकूमत को हमारे साथ बैठना होगा और हम हुकूमत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया जावेद शम्स साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।